रहता है किसी को नहीं पता। आज अगर वहां पे कोई रहता होगा तो सिर्फ एक चीज, वो है श्राप। कोई इंसान नहीं रहता। और उस गांव का नाम है कुलधारा। इसी गांव के पास में जैसलमेर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था काव्या। काव्या अपने पति पुरुषोत्तम के साथ एक काफी खुशहाल किस्म की जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। काव्या को एक रात एक अजीबोगरीब सा सपना आता है जहां पे वो देखती है कि वो एक खंडर सी जगह पर है और वहां पे वो बस चली जा रही है और आसपास कई सारे लोग हैं और हर कोई उसे जानता है, जैसे न जानो कितने सालों पुराने से सब लोग साथ में रह रहे हो। लेकिन काव्या किसी को नहीं पहचानती थी। और वहीं पे पास में एक हवेली थी और उसके बैल्कनी में एक आदमी खड़ा था और काव्या उसे देखने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो उसे देखने जा रही थी उसी समय झटके से उसकी आंखें खुल गईं। और इससे पहले कि काव्या को कुछ भी समझ आ पाए, उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, तुम्हारा अतीत तुम्हें कुलधारा पुकार रहा है। काव्या, क्या तुम तैयार हो? अगली सुबह जब काव्या ने ये सारे ही सपने के बारे में पुरुषोत्तम को बताया तो पुरुषोत्तम को ऐसा लगा कि ये शायद से सिर्फ एक बुरा सपना हो सकता है, इसका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। अभी पुरुषोत्तम अपने ऑफिस में चला गया और जो काव्या थी वो घर पे बैठे बैठे अपने इसी सपने के बारे में सोच रही थी कि तभी उसको एक मैसेज आता है कि गांव में तुम्हारी दादी का देहांत हो चुका है, लेकिन मरने से पहले तुम्हारे लिए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। उम्मीद है वो चिट्ठी तुम्हें मिल चुकी होगी। मैसेज पढ़ने के ठीक बाद उसके घर की घंटी बजती है। अब उसे एक चिट्ठी मिलते ही उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो खत है ये मैं अकेले नहीं पढ़ रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द और भी कोई तो है। वो चिट्ठी पढ़ने से पहले ये उसको जरा सा इल्म भी नहीं था कि उस चिट्ठी के अंदर ऐसा क्या राज दफन है जो कि काव्या के वर्तमान और अतीत को एक करने वाला था। खत में लिखा था कि काव्या, मैंने तुम्हें बचपन से लेके अब तक कई सारी कहानियां सुनाई होगी, लेकिन जो कहानी मैं तुम्हें अब सुनाने वाली हूं वो एक सच्ची कहानी है। आज से 300 साल पहले एक गांव बसता था जिसका नाम था कुलधारा, जहां पे हमारे ही पूर्वज पालीवाल ब्राह्मण्स रहा करते थे। पर जब वहां के दुष्ट राजा सलीम सिंह की नजर हमारे सरपंच की बेटी के ऊपर पड़ी और तब पूर्वजों ने वो जमीन छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक श्राप भी छोड़ दिया था और उस श्राप ने वो दुष्ट राजा सलीम सिंह को भी खत्म कर दिया, उसकी भी मौत हो गई। लेकिन क्या कभी बुराई मरती है? लेकिन तुम्हारे परदादा जो कि उस पालीवाल ब्राह्मण के परिवार से ही थे, वो मरने से पहले तुम्हें देखने आए थे और देखते ही समझ गए थे कि ये तो वही बेटी है जिसके ऊपर उस दुष्ट राजा सलीम सिंह की नजर पड़ी थी। ये एक पुनर्जीवन है और तुम्हारे साथ साथ उस दुष्ट राजा सलीम सिंह का भी पुनर्जीवन हुआ ही होगा, पर वो कौन है, कहां है, ये किसी को भी नहीं पता। काव्या, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। तो क्या सलीम सिंह काव्या का कोई करीबी है, और अगर हां तो आखिर कौन? चिट्ठी पढ़ते ही काव्या एकदम बेहोशी की हालत में आ गई थी। ना वो खुद समझ सकती है इस बारे में, ना वो किसी और को बता सकती है इस बारे में। लेकिन काव्या नहीं जानती थी कि उस दौरान सलीम सिंह का वंशज कौन है, कहाँ है। लेकिन उसका नाम था उदय सिंह, काव्या की ही कंपनी में काम करने वाला जस्ट एक कलीग। उदय काव्या से बेतहाशा मोहब्बत किया करता था, लेकिन उसको पता था कि जो काव्या है वो एक मैरिड लड़की है, इसीलिए वो कभी भी अपनी दिल की बात उसको बयां नहीं कर पाया। लेकिन अब उदय ने एक अलग ही रास्ता अपनाया था। कुछ दिनों से उदय ऑफिस नहीं आ रहा था, बल्कि एक वीरान से जंगल में जाके एक तांत्रिक के साथ वो रहने लग गया था। वो उस तांत्रिक के पास जाकर हमेशा सिर्फ एक ही ख्वाहिश मांगा करता था कि मुझे बस काव्या चाहिए, मुझे बस काव्या दिला दो, मुझे उसके ऊपर वशीकरण करना है। तांत्रिक ने जब पहली बार उदय को देखा था तब वो उसी वक्त समझ गया था कि ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि कुलधारा के राजा सलीम सिंह का वंशज है। उन्होंने तुरंत काव्या के ऊपर वशीकरण करने की सारी तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन उस पर कुछ भी करने के लिए काव्या को कुलधारा में बुलाना बहुत बहुत जरूरी था। लेकिन क्या यह काम उदय कर पाएगा, क्योंकि काव्या पहले से भी ज्यादा चौकन्ना हो चुकी थी। काव्या को कुलधारा में वापस ले जाना मतलब एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक इतिहास का सामना करना। लेकिन फिर भी उदय ने अपनी आधी अधूरी तांत्रिक विद्या कंप्लीट कर ली थी। काव्या को अब अचानक से अपना सर भारी लगने लग रहा था, ना वो बात कर पा रही थी, ना वो कोई भी काम कर पा रही थी। अब उसी दौरान वो पुरुषोत्तम के साथ बैठकर खाना खा रही थी और उसी वक्त ना उसको जोर जोर से खांसी आने लग गई और जब उसने अपना हाथ अपने मुंह के पास रखा उस समय अचानक से उसने अपने हाथ पर खून देखा। यहाँ पे वो दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक चुके थे, शॉक हो गए थे एकदम।
पुरुषोत्तम जल्दी से जल्दी काव्या को अस्पताल लेके जाता है, लेकिन वहाँ का डॉक्टर भी कहता है कि कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि खून कहाँ से आया। लेकिन उस वक्त एक अजीब सी चीज़ होती है। पुरुषोत्तम और काव्या अपने गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस लौट रहे थे। उस समय अचानक से काव्या के कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, वो वापस आ चुका है। काव्या अचानक से चिल्लाई और पुरुषोत्तम का भी जो ध्यान था ड्राइविंग पर से वो भी हट गया और अचानक से वो गाड़ी लेन से हट गई और वो गाड़ी का बस एक्सीडेंट होते होते बच गया। पुरुषोत्तम और काव्या एकदम चौंक चुके थे, एकदम परेशान हो चुके थे कि एक दिन के अंदर ये सारी चीजें कैसे होना मुमकिन है। और वहीं दूसरी ओर उदय ने अपनी तांत्रिक विद्या पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी। अच्छे तरीके से उदय तैयार था काव्या को कुलधारा बुलाने के लिए। अगले दिन जब काव्या ऑफिस में वापस आई तो उसका ना बिल्कुल भी काम पे ध्यान नहीं लग रहा था। वो बस ऐसे ही एकदम सर को ऐसा पकड़ के बैठी हुई थी और अचानक से उसके कंधे पर उसको एक हाथ महसूस हुआ। जैसे ही उसने पलट के देखा वहां पे उदय खड़ा था। उदय ने कहा, आपको क्या हो गया काव्या, बहुत परेशान लग रहे हो। फिर काव्या कहती, नहीं यार कुछ नहीं, बस मेरा जो सर है ना बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है आजकल। फिर उसके बाद उदय उसका सर दबाने ही जा रहा था कि काव्या ने उसको रोक दिया और बोला कि देखो उदय, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, शायद से मैं तुम्हें सारी बातें अच्छे से बता सकती हूँ। फिर उदय ने कहा, हाँ बिल्कुल। अभी काव्या बताए जा रही थी कि उसके साथ इन कुछ दिनों में क्या क्या चीज़ें हो रही है। उदय ये सारी ही बातें एकदम शांति से सुन तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि वो जो चाहता था अभी वो ही चीज़ें काव्या की ज़िंदगी में हो रही थी। काव्या बस अपने अतीत के बारे में उसको बताने ही वाली थी कि उसी समय उसको पुरुषोत्तम का कॉल आ गया। उदय समझ चुका था कि अभी उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब काव्या पुरुषोत्तम से बात कर रही थी उसी समय उदय ने उसके पानी के अंदर एक दवाई मिला दी और वो दवाई थी नींद की। जब काव्या वापस लौटी फिर वो उदय से बात करते करते उसने वो पानी का घूंट पी लिया। यानी अब काव्या को कुलधारा लौटने से कोई भी नहीं बचा सकता। काव्या रास्ते में चलते हुए एकदम बेहोशी के हालत में थी। उसको बेहोशी के हालत में देखता हुआ उदय ने उसको जस्ट उठा के अपने गाड़ी के अंदर रख दिया और गाड़ी को मोड़ लिया कुलधारा की ओर। कुलधारा पहुंचते ही उदय ने काव्या को उठाया और वो सीधा उसको ले चला उस हवेली के अंदर। उतनी ही देर में उदय के बुलाए हुए पंडित जी भी वहां पे हाजिर हो गए थे और उन्होंने जैसे ही काव्या को देखा वो चौंक चुके थे। पंडित जी ने कहा, यही तो है वो। उदय ने कहा, कौन, किसकी बात कर रहे हो आप? फिर पंडित जी ने कहा, यह बात असंभव है, तुम सलीम सिंह के वंशज हो और ये वही पालीवाल ब्राह्मण की वंशज है। उदय ने ये कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि इस जन्म में भी उसकी मोहब्बत ये ही बनेगी। उदय अब और भी ज्यादा उतावला हो चुका था। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने विधि के लिए यज्ञ शुरू किया, आग समेत पूरी जगह की रोशनी अंधेरे में तब्दील हो गई। चारों दिशाओं से सिर्फ औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सिर्फ हर जगह से चीख ही चीख सुनाई दे रही है। अब उदय डर के कोने में सरक के बैठ चुका था और जब उदय ने हवा में देखा तो काव्या जमीन पर नहीं हवा में थी। जैसे कि पता नहीं कोई तो ऐसी शक्ति है जो उसे बचाना चाहती है। क्या ये वही पालीवाल ब्राह्मण्स की आत्मा है जो काव्या को बचा रही है? पलक झपकते ही यज्ञ की अग्नि दोबारा लौट आई थी, लेकिन काव्या वहां से गायब थी। अब उदय और पंडित जी उसको यहाँ वहां फौरन ढूंढने लग गए थे, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। अब वो लोग उस हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि उसी समय उनको पास के ही किसी एक मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई देने लग गई। अभी इस समय उदय को लगा कि यहाँ पे वो ही लड़की होगी, यहाँ पे काव्या ही होगी शायद से, और वो भागते उधर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी समय पंडित जी ने उसे रोक लिया और कहा कि नहीं रुको, तुम्हें यहाँ का इतिहास नहीं पता है। ये इतिहास कुछ अलग ही है। यहाँ से कई 100 सालों पहले एक लड़की यहाँ पे रहा करती थी जो कि उसी मंदिर में जाके बैठा करती थी, वहाँ पे जाके पूजा किया करती थी, पाठ किया करती थी। और तुम्हारे पूर्वज सलीम सिंह जी इसी हवेली के बैल्कनी से वो उस लड़की को वहाँ पे देखा करते थे और वो लड़की थी पालीवाल ब्राह्मण्स की बेटी। और आज इतने सालों बाद जाके उन्हीं घंटियों की आवाज़ वापस से आई है तो सबसे ज़्यादा चौकन्ना तुम्हें रहना होगा। फिर वो जो हवेली के बाहर कदम रखने वाला था वो उसने नहीं किया। वो भागते हुए ऊपर गया उसी बैल्कनी में और उसने जाकर नीचे देखा तो हाँ, वहां पे एक मंदिर था, टूटा हुआ खंडर जैसा, लेकिन वहां पर एक लड़की खड़ी थी और वो सीधा ऊपर उदय की ओर देख रही थी उसी बैल्कनी में। वहीं दूसरी ओर काव्या की आंखें एक बंद कमरे में खुलती है। कोई तो शायद काव्या को बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर ये एक और एक नया खतरा है। काव्या अचानक से उस कमरे से उठकर बाहर निकली। उसे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ खंडर दिखाई दे रहा था। उसके ऑफिस के बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था,
लेकिन अब धीरे धीरे करके उसे अपना पुराना सपना याद आने लग गया कि कैसे वो उस वक्त एक ऐसी ही सेम टू सेम जगह पर थी, और अब उसे रियलाइज हुआ वो उस ही जगह पर आ पहुंची है। काव्या को ऐसा लग रहा था, क्या मैं अभी भी सो रही हूँ? क्या ये सारी चीजें हकीकत में मेरे सामने हो रही है? लेकिन वो कुछ भी सोच पाती उससे पहले उसके कानों में उसी का नाम पुकारा गया। काव्या उस आवाज का पीछा करने लग गई। वो आवाज पीछा करते करते वो जिस जगह पे पहुंची वहां पे कोई भी नहीं था। उसे वापस से अपना नाम सुनाई दिया। फिर वो वापस से उसी जगह पे पीछा करते करते गई और वो वापस से घूम फिर के उसी जगह पर आ पहुंची। उसे ऐसा लग रहा था कि बार बार मेरे साथ एक ही चीज हो रही है, मैं एक लूप में फंसी हुई हूँ, बस मैं एक ही जगह पे बार बार आके पहुंच रही हूँ। लेकिन उसे आवाज कौन दे रहा है ये नहीं पता था। अब आसपास से काव्या को अचानक से लोगों के खेलने कूदने की आवाजें आने लग गई। ऐसा लग रहा था कि लोग चल रहे हैं आसपास, बहुत सारे लोग हैं आसपास, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक खंडर है। वो वहीं पर खड़ी थी। जो कुलधारा का श्राप था उससे तो हर किसी को बचना था, लेकिन काव्या को खुद भी अब उससे बचना पड़ रहा है, ये कभी नहीं सोचा था। यानी अब उसको भी इस कुलधारा के श्राप से बाहर निकलना था, लेकिन कैसे? फाइनली वो भागते भागते एक मंदिर के पास आ पहुंची। वो मंदिर ठीक वैसे ही था जैसे कि यहाँ के बाकी सारे घर थे, एकदम खंडर। लेकिन जब उसने मंदिर के अंदर देखा तो वहां पे एकदम एंट्रेंस पर ही एक औरत खड़ी थी। वो औरत पलटी और वो काव्या की ओर देखने लगी। जैसे ही उसने पलटा, काव्या एकदम शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि वो औरत एकदम हूबहू काव्या की तरह ही दिख रही थी। बस फर्क इतना था कि जो काव्या थी वो जिंदा लग रही थी और वो औरत मुर्दा। काव्या चलते हुए उस औरत के पास आ पहुंची। मानो ऐसा लग रहा था कि काव्या अपने आप को एक आईने में देख रही है। जैसी काव्या उसके पास पहुंची, काव्या ने पूछा कि कौन हो तुम? फिर उस औरत ने कहा, मैं तुम ही तो हूं, बस कई 100 साल पुरानी तुम। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि दादी ने उस खत में जो भी चीजें लिखी थी वो सब सच थी, और अगर हाँ तो क्या ये उसी की प्रेत आत्मा है? क्योंकि अगर काव्या का पुनर्जन्म हो चुका है तो राजा सलीम सिंह का भी पुनर्जन्म हुआ होगा। और ये सोचते ही उसकी जो नजर थी वो एक हवेली के बैल्कनी की तरफ गई, और वहां पे खड़ा था उदय। उदय काव्या को देखकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि उदय की ही तरह अभी काव्या भी कुलधारा में कैद हो चुकी है। काव्या ने उदय की तरफ देखा तो उसको और भी ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है मेरे साथ, ये सबका कारण मेरा कोई अपना ही है। जब अब उसने अपने आसपास देखा तो वो जो औरत खड़ी थी मंदिर में वो भी वहां पे नहीं थी। अब उसने दोबारा उस बैल्कनी की तरफ देखा तो अब वहां पे उदय भी नहीं खड़ा था। अब वो समझ चुकी थी कि अगर उदय वहां नहीं है तो उदय नीचे उतर रहा है भागते हुए मुझे पकड़ने के लिए। तो अब जो काव्या थी वो भी वहां से भाग निकली एकदम तेजी से। अब वो एक खंडर की तरफ जा चुकी थी और दीवारों के पीछे जाकर वो छुप चुकी थी। अब वो दीवारों के पीछे से देख सकती थी कि उदय अकेला नहीं है, उसके साथ कोई पंडित भी है जो उसे ढूंढ रहे हैं। उदय ने अब आवाज लगाई, काव्या, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं यहाँ पे, बाहर आ जाओ प्लीज। और अभी उसकी बात मानकर काव्या शायद से बाहर आ भी रही थी उसकी ओर जाने के लिए, लेकिन काव्या को एक आवाज सुनाई दी उसके पीछे से, जैसे कि कोई तो उसे रोक रहा है। उस प्रेत ने कहा, अगर तुम वापस से उदय के पास चले जाओगी तो 300 साल पहले का जो इतिहास है वो बदल जाएगा, क्योंकि यही सलीम सिंह है। इतने दिनों से काव्या जिस इंसान के नाम से कांप रही थी वो उसके इर्द गिर्द ही था, क्योंकि उदय ही था इस जमाने का सलीम सिंह। इसी कारण की वजह से सलीम सिंह और उदय के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, बहुत एकदम एक ही लगते हैं दोनों भी उसी एक कैरेक्टर से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे, एक ही शख्स से इतनी ज्यादा मोहब्बत, बेतहाशा आशिक जैसे, एक ही इंसान को लेकर इतना ज्यादा पॉसेसिव होना। उदय भी बहुत ज्यादा पॉसेसिव था काव्या को लेकर, और वो दिखता भी है। वो इतना ज्यादा पॉसेसिव था, इतना ज्यादा पागल था कि वो काव्या को किडनैप करके कुलधारा में लेके आ गया उस आखिरी विधि के लिए, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए काव्या को अपना कर सकता था। अभी उदय बहुत ज्यादा उतावला था, क्योंकि इस आखिरी विधि के अंदर उसे काव्या के मुंह से कुछ शब्द बुलवाने थे, और ये शब्द थे कि मैं अब से सिर्फ और सिर्फ उदय की होना चाहती हूँ, जिसके लिए अभी उसे बेहोश करके हवेली के अंदर जाकर एक तंत्र विद्या करनी बाकी थी। और तभी कुलधारा के अंदर पुरुषोत्तम भी आ चुका था। पुरुषोत्तम जोर जोर से काव्या का नाम पुकार रहा था। पुरुषोत्तम अभी पूरी तरीके से कुलधारा की छानबीन कर रहा था। उसके हाथ में काव्या को दी हुई दादी की एक चिट्ठी भी थी, वही चिट्ठी जिससे काव्या को सब चीजों के बारे में पता चला था। लेकिन काव्या को आवाज लगाने के बावजूद भी उसे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था। उसने सोचा कि यहाँ पे आने का मेरा आइडिया सही नहीं था,
मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन जब वो वापस जा रहा था, जाते समय उसके पैर के पास एक पायल लगी और वो पायल काव्या की ही थी। और इस चीज़ से ये चीज़ एकदम कंफर्म हो गई थी कि काव्या उसके इर्द गिर्द ही है। और अब जब वो उसे ढूंढ रहा था तो अचानक से उसको वहीं पर उदय दिखा। जैसे उदय उसको मिला, उदय ने कहा, अरे भाई अच्छा हुआ यार तू यहाँ पे आ गया है, देखना है यार काव्या मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही। अभी पुरुषोत्तम ने एकदम शक की निगाह से उदय को देखा कि वो सब तो ठीक है, मैं भी उसी को ढूंढने आया हूँ, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर उदय ने कहा, अरे नहीं आज काव्या काम पर नहीं आई थी एंड वो बहुत दिनों से खाली कुलधारा कुलधारा बोली जा रही थी, कुलधारा की बहुत ज़्यादा कहानियाँ बता रही थी, तो मुझे लगा कि वो यहाँ पे है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। उदय असल में यही चाहता था कि जो पुरुषोत्तम है वो भी उसके साथ मिल जाए। अब पुरुषोत्तम और उदय वो दोनों ही मिलके काव्या को ढूंढने लग गए। पुरुषोत्तम एकदम चिल्ला चिल्ला के काव्या काव्या चिल्ला रहा था और उदय को भी यही लग रहा था कि पुरुषोत्तम बुलाएगा तो काव्या अपने आप बाहर आ ही जाएगी। अब वो एक खंडर के पास आ पहुंचे थे। उस खंडर के पास पुरुषोत्तम ने जोर से चिल्लाया काव्या, और अभी उसको पलट के भी आवाज आई कि पुरुषोत्तम मैं यहाँ हूँ, और ये काव्या की आवाज थी। अभी उदय ने कहा कि भाई तू जा, मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं बाहर निगरानी रखता हूँ, तू जा अंदर। और अभी पुरुषोत्तम अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि एकदम दीवार के पीछे जो ये काव्या है वो बैठी हुई है। और अभी पुरुषोत्तम ने देखा कि ये सिर्फ वो ही नहीं बैठी, उसके बाजू में एक औरत है। फिर काव्या ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इससे डरो मत, ये हमें बचाने के लिए आए हैं। और पुरुषोत्तम इससे पहले कुछ भी कह पाता, उदय ने एक पत्थर से पुरुषोत्तम के सर पर वार कर दिया और वो वहीं पे नीचे गिर गया। फिर उदय ने काव्या की तरफ देखकर कहा कि मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए नहीं आया हूँ, अपना बनाने के लिए आया हूँ। और उसी समय वो जो औरत थी बाजू में बैठी हुई वो भी अदृश्य हो गई। और उसी समय उदय और वो पंडित काव्या को घसीटते हुए उस महल के पास लाए। यानी जो इतने सालों पुरानी कहानी है आज उसका अंत बदलने वाला था। लेकिन क्या सच में? हवेली के अंदर अभी सारी क्रियाएं शुरू हो चुकी थी। काव्या बस इधर उधर देख रही है, हर जगह पे घूम रही है उस हवेली के अंदर कि बस वो आत्मा उसे मिल जाए और वो आके उसे बचा ले। और वहीं दूसरी तरफ पुरुषोत्तम की आंखें खुल चुकी थी और उसके सामने वही औरत खड़ी थी। और इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे सारे गांव वाले भी थे। उसी गांव वालों में से एक इंसान ने आकर कहा कि सलीम सिंह ने मेरी बेटी को अगवा किया था। दूसरे इंसान ने कहा सलीम सिंह ने मेरी पत्नी को अगवा किया था। ऐसे करते करते सारे गांव वालों ने धीरे धीरे करके सलीम सिंह को कोसने लगे कि उसने क्या क्या बुरी बुरी चीजें करी है हमारे साथ। फिर उस औरत ने कहा कि अगर तुम आज नहीं बचा पाए ना अपनी पत्नी को, तो हमारे पूर्वजों ने जो श्राप दिया था इस कुलधारा गांव को वो टूट जाएगा। जो बुराई है वापस इस गांव के ऊपर आके मंडराने लग जाएगी। फिर पुरुषोत्तम ने कहा कि लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? उस इंसान के पास, वो उदय के पास वो पंडित है, वो मेरी जान ले लेगा। उस प्रेत आत्मा ने कहा कि उस तांत्रिक की भी जो कहानी है वो इसी जगह से जुड़ी हुई है और उसके तंत्र को तोड़ने के लिए आपको इसी श्राप का उपयोग करना पड़ेगा। पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक से उनको उस हवेली के बाहर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। वो हवेली के बाहर गए वो सब कुछ देखने के लिए, और बाहर उन्होंने देखा कि बहुत सारी टूटी पुरानी मूर्तियां पड़ी हुई थी। और ये वही मूर्तियां थी जिसके ऊपर बहुत सालों पहले जो वहाँ के पालीवाल ब्राह्मण्स थे उन्होंने इसके ऊपर श्राप छोड़ा था। यानी अब इनकी चाहे विधि भी खत्म हो जाए लेकिन ये लोग इस हवेली के बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कुलधारा का यही श्राप था कि श्रापित जमीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पालीवाल ब्राह्मण्स ही रह सकते हैं। अगर कोई और आके यहाँ पे रहने की कोशिश करेगा तो उनको उसके बदले सिर्फ मौत मिलेगी। ये सब कुछ देखकर पंडित जी बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। फिर उदय ने पूछा कि पंडित जी हो क्या रहा है? बस आखिरी विधि बाकी है, हम जीत ही रहे हैं। और तब उस पंडित जी ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन तुम ही सलीम सिंह हो और मैं सलीम सिंह के राज्यसभा का पंडित, मैं उनका वंशज हूँ। अब तुम तो क्या, मैं खुद बाहर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन उदय नहीं रुका। ये सब कुछ जानने के बावजूद उसने वशीकरण की जो क्रिया है वो रोकी नहीं। उदय अपने काबू में बिल्कुल भी नहीं था। पंडित जी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। पंडित जी जब उसकी शक्ल की तरफ भी देख रहे थे तो फिर उदय की शक्ल कम नजर आ रही थी और सलीम सिंह की ज्यादा। ऐसा लग रहा था कि उदय के अंदर सलीम सिंह की आत्मा आ चुकी हो, वो सिर्फ बदला लेना चाहती है, ऐसा लग रहा था। उस वक्त अतीत क्या था, हकीकत क्या था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ पुरुषोत्तम बस यही चाह रहा था कि ये जो भी विधि चल रही है वो बस जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, बस रुक जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि वो जानता था ये जो वशीकरण है ये कई 100 सालों तक चलने वाला है, कभी भी नहीं रुकेगा। उसकी पत्नी वापस नहीं आ सकती उसके पास फिर।
और वहीं पे काव्या, वो बेचारी हर जगह पे बस तड़प रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि वो जानती थी अगर वो इस चीज में सफल हो गया तो वो जो इतिहास है वो बदल के रख देगा। पंडित जी के आसपास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो थी उदय की मौत। अब जो उदय था वो अपने यज्ञ में इतना ज्यादा फोकस था कि उसका ध्यान नहीं लगा किसी चीज पर, और पंडित जी ने अपना खंजर उठाकर उदय के आर पार कर दिया। उसे खून तो नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उनको एक हंसी की आवाज सुनाई दी, और ये हंसने की आवाज उदय की ही थी। हंस रहा था वो उस विधि के बीच में। अब वो पलटा और खड़ा हुआ, और जैसे ही उन्होंने उदय को देखा वो एकदम चौंक गए पंडित जी, क्योंकि उदय यहाँ पे अकेला नहीं था। उनके पीछे एक बहुत बड़ा साया खड़ा था, जैसे कि वो उसको सिक्योर कर रहा है, सेव कर रहा है, बचा रहा है किसी चीज से। और ये कोई और नहीं, ये सलीम सिंह की ही आत्मा थी। अगर यहाँ पे काव्या को कोई भी बचा सकता है तो वो है कुलधारा का श्राप, लेकिन उसके लिए उदय को बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ना उदय बाहर जा सकता है और ना कुलधारा की जितनी भी आत्माएं हैं वो अंदर आ सकती है। अब अचानक से हवेली का दरवाजा किसी ने तो तोड़ा, और वो था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम हवेली के अंदर आ चुका था, और अभी जैसे ही उदय ने पुरुषोत्तम को देखा वो बिल्कुल भी नहीं चौंका, बिल्कुल भी नहीं डरा। बस उसके आसपास जो भी चीजें थी वो उसको उठाकर उसके ऊपर फेंकने लग गया। जो पुरुषोत्तम था वो बेचारा नीचे गिर भी रहा था, लेकिन बार बार उठ भी रहा था। और ये चीज देखकर उदय बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो उसे मारने के लिए उसकी ओर भागा, और जो पुरुषोत्तम था वो उस हवेली के गेट के पास ही खड़ा था। और जैसे ही उदय पुरुषोत्तम के पास आया, पुरुषोत्तम ने झटके से उदय को पकड़ लिया और उसे बाहर फेंक दिया हवेली के। अब वो कुलधारा के जमीन पर था, यानी उदय को अब उसकी हवेली नहीं बचा सकती। जैसे ही उदय बाहर गया उसका पूरा बदन जलने लग गया। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग मिलकर उसे मार रहे हैं, उसे कोस रहे हैं, शायद उसे जला भी रहे हैं। वो एकदम चीख रहा है, चिल्ला रहा है, माफी मांग रहा है। और जो पुरुषोत्तम था उसने उस रस्सी में से काव्या को निकाला, और अभी उसी रस्सी से उसने पंडित जी को बांध दिया, और अब वो लोग बाहर आ गए। अब उदय को तड़पता हुआ देखकर काव्या ने कहा कि इसे भी साथ में लेकर चलो। अब एक नए इतिहास की बारी है। पुरुषोत्तम और काव्या उदय को लेकर उसी कुलधारा के मंदिर की ओर गए। उस मंदिर में जाकर उन्होंने उदय को खड़ा कर दिया। वो लोग अकेले नहीं गए थे वहां पे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे गांव वालों की आत्माएं भी आ रही थी उनके साथ। सब वहां पे आकर जमा हो चुके थे। हर कोई सिर्फ एक ही चीज देखना चाहता था, सलीम सिंह की मौत। काव्या ने अब अपने हाथ में खंजर उठाया, और अब वो जैसे ही उदय के छाती के पास आई वहीं पे वो रुक गई। पर आखिर क्यों? काव्या ने कहा कि कई सालों पहले सलीम सिंह की भी मौत हुई थी, लेकिन किसी और के वजह से नहीं, उसके खुद के वजह से उसकी मौत हुई थी। जब एक इंसान को वो चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए वो पूरी जिंदगी तरसा हो, तो अंत में उसे मौत अपनानी ही पड़ती है। और अब मैं भी उदय को बस उसी के हाल पर छोड़ना चाहती हूँ। काव्या की ये सारी बातें सुनने के बाद उदय को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। उदय ने काव्या को कहा कि मैं चाहे सलीम सिंह का वंशज रहूं, मैं चाहे सलीम सिंह का पुनर्जन्म रहूं, लेकिन मैं अब वो इतिहास वापस नहीं दोहराना चाहता। और उदय ने यही कहा कि मेरे सुधर जाने से ही शायद से ये कहानी अंत होगी, और कुलधारा का ये जो राज है ये बरकरार रहेगा। लेकिन गाइस, कहते हैं ना कि जो कहानियां होती है वो दोहराती है। जैसी होती है कहानियां वैसे की आज भी होगी, लेकिन ये वाली जो कहानी थी ना, ये थोड़ी अलग थी। इसका अंत अलग था, और शायद से इस अंत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। एंड गाइस, मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगा ऐसी ही एक ट्रू हॉरर स्टोरी के साथ, ओनली ऑन गुरु ऐप हिंदी। शुक्रिया।